हेलो बच्चों, आपकी क्लास बिहार कृषि वाली परीक्षा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेके आएंगे एमसीक्यू एग्रीकल्चर के 7 नंबर की क्लास। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं एक कोटेशन के साथ। जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वह चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। मतलब आप जो है थोड़ा सा तरीका अपना बदलिए, आपका परिणाम जो है और बहुत ही अच्छा आएगा ना। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी क्लास पे चलते हैं जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये अपना बैच ऑफलाइन बैच जो है कोऑर्डिनेटर का स्टार्ट होने वाला है 9 सितंबर से। जिसको भी इनरोल करना हो वो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम सबसे पहले क्वेश्चन पे ही चलते हैं। सार ऑफ एल्कली सॉइल, एक होता है ना सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। क्या होता है? सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। और किसका पूछ रहा है? आपका एल्कली सॉइल का ना। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपको हिंदी दिया, आप लोग हिंदी थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ ऑप्शन क्या है? लेस देन 15 यानी 15 से कम, मोर देन 15, लेस देन 13 और मोर देन 13। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या है? सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। और पूछा हमारे एल्कली सॉइल का, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? मोर देन 13। कितना हो जाएगा? मोर देन 13 मतलब 13 से अधिक होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बताते हैं। देखो, जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, एक होता है साल्ट अफेक्टेड सॉइल। थोड़ा समझ लो क्या होता है साल्ट अफेक्टेड सॉइल। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है 3 टाइप के होते हैं ना। क्या होते हैं? 3 टाइप होते हैं। एक हमारा होता है सैलाइन सॉइल। क्या होता है? सैलाइन सॉइल। एक होता है हमारा एल्कली सॉइल। क्या होता है? एल्कली, इसे बोलते हैं सोडिक सॉइल। क्या बोलते हैं? सोडिक सॉइल। और अगला हमारा होता है सैलाइन एल्कली सॉइल। सैलाइन एल्कली सॉइल। ये साल्ट अफेक्टेड सॉइल हमारे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, और यहाँ टाइप लिख लो ऐसे। ठीक है, और इनको डिफरेंशिएट करने का, अलगाव करने का तरीका होता है। एक तो पीएच से हम दिखाते हैं इनको। ठीक है, एक होती है ईसी और तीसरा पैरामीटर होता है ईएसपी, और एक और हम दिखाते हैं सार। यहाँ लिख लो सार। सार में क्या होता है? सार। ये हमारे क्या होते हैं? कुछ पैरामीटर होते हैं इनको दिखाने का। जैसे उससे जो हमारे सैलाइन सॉइल होते हैं, सैलाइन सॉइल की हिंदी होती है लवणीय भूमि। क्या होती है? लवणीय भूमि। तो सैलाइन सॉइल जो होते हैं उनका पीएच कितना होता है? इनका पीएच जो होता है 8.5 से क्या होता है? कम होता है। कितना? 8.5 से कम। अगर रेंज में देगा तो 7 से लेकर 8.5। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, और जो एल्कली सॉइल होता है उसका पीएच कितना होता है? 8.5 से लेकर अधिक। ठीक, या अगर ऐसे रेंज में देगा तो 8.5 से लेकर 10 तक वेरी करता है। ठीक है, अगला जो हमारा सैलाइन एल्कली सॉइल होता है, ठीक है, इसे लवणीय क्षारीय भूमि बोलते हैं ना। इसका जो पीएच होता है, इसका भी पीएच जो होता है 8.5 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, ईसी की बात करेंगे। सैलाइन जो सॉइल होता है उसकी जो ईसी होती है 4 से अधिक होती है, हमेशा ध्यान देना। कितनी? 4 से अधिक। और एल्कली सॉइल की 4 से कम। और जो हमारा सैलाइन एल्कली सॉइल होता है उसका कितना होता है? 4 से अधिक। ठीक है, और अगला पैरामीटर क्या होता है? हमारा होता है ईएसपी का, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का। तो पहले वाले में होता है 15 से कम, दूसरे वाले में होता है 15 से अधिक, और तीसरे वाले में भी होता है 15 से अधिक। ठीक है, सार की बात जिसे बोलते हैं सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, हमारा सैलाइन सॉइल में होता है 13 से कम, और एल्कली सॉइल में होता है 13 से अधिक, और इसमें भी क्या होता है? हमारा 13 से अधिक। ठीक है, ये हमारे होते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, पूछता है कभी सैलाइन सॉइल लवणीय भूमि का दूसरा नाम पूछ लिया, जिसे बोलते हैं व्हाइट एल्कली। क्या बोलते हैं? व्हाइट एल्कलाइन। सॉरी, एल्कली नहीं, एल्कलाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक एल्कलाइन। क्या बोलते हैं? ब्लैक एल्कलाइन। और इसे बोलते हैं ब्राउन, ब्राउन एल्कलाइन। ठीक है, ध्यान देना हमेशा। जो सैलाइन सॉइल होता है उसमें साल्ट, क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट डोमिनेंट होते हैं। अंतर पूछता है, क्या होते हैं? साल्ट डोमिनेंट होते हैं।
और जो इसको दिखाने का मेन जो पैरामीटर पूछेगा, सैलिनिटी को दिखाने का मेन जो पैरामीटर होता है ईसी होता है, बहुत पूछता है, ये ध्यान देना, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। और अगला जो हो रहा होता है हमारा एल्कली सॉइल, से बोलते हैं सोडिक सॉइल, ठीक है। और इसमें क्या डोमिनेंट होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम डोमिनेंट होता है। और इसको दिखाने का जो मेन पैरामीटर होता है सार, और क्या होता है, दो चीज होता है, सार और होता है हमारा ईएसपी, क्या होता है, ईएसपी, क्योंकि एक्सचेंजेबल सोडियम डोमिनेंट होते हैं। और यहाँ ईसी और ईएसपी दोनों पैरामीटर यूज होता है मुख्य रूप से, ठीक है। और ये ध्यान देना, यहाँ पूछा क्या है, एल्कली सॉइल का क्या पूछा, आपका सार पूछा है, तो एल्कली सॉइल का सार यहाँ देख लो, मैंने बता दिया, एल्कली सॉइल है 13 से अधिक, ठीक है। अच्छा, सार का फार्मूला कभी कभी पूछता है, व्हाट इज द सार, इसे बोलते हैं सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, और इसका फार्मूला क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम, क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइड बाई, क्या होता है, डिवाइड कर दे हैं, रूट में कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन, और इसका डिवाइड क्या होता है 2। ये जो हमारा फार्मूला होता है सार का, ठीक है। ये होता है हमारा सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, ठीक है। तो हमारा होता है साल्ट अफेक्टेड सॉइल या क्षारीय भूमि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या पूछा है, यूरिया हाइड्रोलाइसिस इन द सॉइल प्रोड्यूसेस, मतलब जब यूरिया का जल अपघटन होता है, हिंदी लिखा गया नीचे ना, जब यूरिया का जल अपघटन होता है तो क्या चीज बनता है। ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है यूरिक एसिड, क्या दिया है, यूरिक एसिड, और दूसरा दिया अमोनियम कार्बोनेट, क्या दिया, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन में अमोनियम कार्बोनेट दिया तो 2 हो गया, तो यहाँ कार्बामेट होगा ना, ध्यान देना, कार्बामेट दे दिया होगा। और चौथा ऑप्शन दिया है एमाइड, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जब यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट। और यूरिया का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, जब आप यूरिया को फील्ड में डालते हो, मॉइस्चर होता है, तब क्या होता है, यूरिया टूटता है, और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO ठीक है। और ये किसमें टूटता है हमारा, या यहाँ इसको इसके हाइड्रोलाइसिस में काम करता है यूरियाज एंजाइम और निकिल एलिमेंट, ठीक है। और ये किसमें टूटता है, अमोनियम कार्बोनेट में, किसमें, अमोनियम कार्बोनेट में। इसका थोड़ा बैलेंस आप लोग देख लीजिएगा। बाद में ही हमारा अमोनियम जो कार्बोनेट होता है, हमारा अमोनियम कार्बोनेट होता है, यही हमारा किसमें टूटता है, CO2 और अमोनिया में, इसमें CO2 अमोनिया में। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं यूरिया का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और इसी यूरिया के हाइड्रोलाइसिस में लगता है कितना टाइम, 4 से 7 दिन, कितना लगता है, 4 से 7 दिन। अब पूछता है यूरिया का जब हाइड्रोलाइसिस होता है निकलता है अमोनियम कार्बोनेट, क्या निकलता है, शायद यहाँ 2 रहेगा, देख बैलेंस आप लोग देख लीजिएगा। अमोनियम कार्बोनेट जो निकलता है ये टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, किसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, जो हमारा सीडलिंग निकल रहता है, सीड निकलता रहता है सीड से, उसको जो होता है निकलने नहीं देता, उसको क्या करता है, हिंडर कर देता है, रोक देता है। इसलिए बोलते हैं यूरिया को सोइंग के टाइम आप लोग ना डालो। ये क्या करता है, अमोनियम कार्बोनेट टॉक्सिक होता है और सीडलिंग को इमरजेंस होने में वो क्या करता है, थोड़ा सा रोकता है, ठीक है, ध्यान देना। बाकी यूरिया के बारे में हम लोग और जान लेते हैं। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है कितने परसेंट होता है, 46%, कितना होता है, 46%। और नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में होता है, एमाइड, किसके फॉर्म में होता है, एमाइड के फॉर्म में होता है। और यह एमाइड कैसा होता है, ऑर्गेनिक। इसका मतलब यूरिया कैसा फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक। कैसा रोक रखा है, कार्बनिक उर्वरक होता है, ठीक है। यूरिया का पूछता है यूरिया को सबसे पहले सिंथेसाइज किसने किया था, ठीक है, किसने किया था, वोलर ने किया था, किसने किया था, वोलर ने किया था, ठीक है। ये तो इंडस्ट्री में सबसे पहले बनाए थे, लेकिन वैसे आइसोलेट सबसे पहले किसने किया था, ये तो सिंथेसाइज किए थे, ध्यान देना, सिंथेसाइज, ठीक है। और अगर आइसोलेट की बात करेगा तब किसने किया था, राउले ने, ROULE। और कहां से किया था, ह्यूमन यूरिन से, 1717 में, ठीक है। 1770 क्या किया था, जैसे कि राउले ने क्या किया था, आइसोलेट किया सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से। और सबसे पहले जो है हमारा फैक्ट्री में किसने बनाया था, वोलर ने बनाया था, ठीक है। क्या किसने बनाया था, वोलर ने। इसमें एक टॉक्सिक कंपाउंड और पाया जाता है, इसे बोलते हैं बाईयूरेट, क्या बोलते हैं, बाईयूरेट। और ये बाईयूरेट हमारी यूरियम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेस देन 1.5% होना चाहिए,
जो यूरिया होता है उसमें बायो रेट कितना होना चाहिए, 1.5 यानी 1.5 से कम। और जब यही बायो रेट हमारे यूरिया में 2 से अधिक हो जाता है तो क्या होता है हमारा, तब ये होता है प्लांट के लिए टॉक्सिक इफेक्ट डालता है। यही बायो रेट हमारा जब फोलियर स्प्रे करते तब कितना होना चाहिए, जो सही मात्रा होती है 0.25% होना चाहिए। ठीक है, पूछता है बायो रेट की मात्रा फोलियर स्प्रे कितना टाइम कितना होना चाहिए, 0.25%। यूरिया का जब हम फोलियर स्प्रे करते हैं मतलब छिड़काव करते हैं, कितना कंसंट्रेशन का बनाते हैं यूरिया, तो कितना होता है हमारा, जो होता है 3 से 6% का कंसंट्रेशन हम लेते हैं। पूछता है फोलियर स्प्रे करते टाइम यूरिया का कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, तब 3 से 6%। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो क्या बताओगे आप, 3% या 2%, जो भी ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, ये हमारा होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस उर्वरक है जो भारत में सबसे ज्यादा यूज होता है, तब क्या बताओगे आप लोग, यूरिया। चाहे नाइट्रोजनस पूछ ले चाहे ओवरऑल फर्टिलाइजर की बात करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा क्या है, यूरिया ही है इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सनफ्लावर ऑयल इज ए रेटेड ए गुड क्वालिटी ऑफ ऑयल बिकॉज इस कंटेंट्स, मतलब क्या कह रहा है, जो सूरजमुखी का तेल होता है अच्छे गुणवत्ता युक्त होता है ना। ठीक है, वह गुणवत्ता होती है जो अच्छा फीचर होता है, किसकी वजह से होता है। ठीक है, अब ये ध्यान देना, हमने बताया ना पिछले क्लास में साथ बताए होंगे कि सूरजमुखी का तेल उनको खाना चाहिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए बोलते हैं गुणवत्ता युक्त होता है। और क्यों होता है भी बता रहे हैं। ऑप्शन क्या दिया है, क्या चीज होने की वजह से सूरजमुखी का तेल जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है लो क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या इसमें लो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसलिए अच्छा होता है। दूसरा दिया है लो क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो कम होता है इसलिए अच्छा माना जाता है। या हाई क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है तब अच्छा माना जाता है। अगर पूछा है हाई क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ज्यादा होता है इसलिए इसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। तो आंसर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, इसे बोलते हैं पूफा। बोलता है क्या होता है, पूफा। और इसी का फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, अच्छा उस एसिड का कुछ नाम दिया गया है क्या, हाँ उस एसिड का नाम क्या होता है हमारा, उसको बोलते हैं लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड उसका नाम दे दिया गया, क्या, लिनोलेइक एसिड। यही लिनोलेइक एसिड जो होता है हमारे सनफ्लावर में पाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, कहते हैं कि उनको ये ऑयल खिलाना चाहिए जिनको हार्ट वाली प्रॉब्लम है। ये क्या करता है, जो लिनोलेइक एसिड है ना, क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ शायद CHOLES लगता है ना, यस, कोलेस्ट्रॉल जो बनता है हमारे इसमें, हमारे जो होता है हार्ट के आसपास है ना, इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमारे क्या करता है, ब्लड से क्या करता है, थोड़ा सा कम कर देता है। और क्या होती है इसकी वजह से, क्या होता है, बीपी वाली प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाती है ना। इसलिए बोलते हैं जो दिल के बीमार वाले होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम वाले होते हैं, उनको जो होता है सूरजमुखी का तेल खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें पूफा पाया जाता है और उस केमिकल का क्या नाम होता है, लिनोलेइक एसिड। और पूछते यही लिनोलेइक एसिड जो होता है, जो लिनोलेइक एसिड यहाँ होता है, सनफ्लावर में कितना पाया था, पूछता है सनफ्लावर में कितना होता है हमारा, लगभग होता है 64%। यही लिनोलेइक बहुत पूछता है। जो सैफ्लावर होता है इसे बोलते हैं कुसुम, सैफ्लावर, इसमें कितना होता है, लगभग 78%, सबसे ज्यादा इसमें होता है सैफ्लावर में। ठीक है, हमारा सोयाबीन होता है, सोयाबीन, इसमें होता है लगभग 54 से 56%, कितना 54% आप लोग याद कर लो। ठीक है, ये हमारा होता है लिनोलेइक एसिड का सिनेरियो। ठीक है, इसी की वजह से क्या करते हैं, इसे हम हार्ट वाले पेशेंट को खिलाना चाहिए। और उसमें क्या करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को स्टेबलाइज रखता है। ठीक है, अच्छा पूछता है जो लिनोलेइक एसिड होता है यहाँ सब पाया जाता है, और एक होता है लिनोलेनिक एसिड, क्या होता है, लिनोलेनिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है, ये होता है हमारा लिन सीड में, ध्यान देना बहुत पूछता है, ये होता है हमारे लिन सीड में। कहाँ होता है, लिन सीड में होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और पूछता है, हमने लिनोलेइक जान लिया, लिनोलेनिक जान लिया, होता है रिसिनोलेइक एसिड। और ये कहाँ पाया था, हमारे कैस्टर में पाया था, कैस्टर के ऑयल में।
ये सब केमिकल है, केमिकल के नाम पूछता है तो लिनोलेइक, लिनोलेनिक और रिसिनिलोइक। लिनोलेइक जो होता है हमारा सनफ्लावर, सैफ्लावर, सोयाबीन में पाया जाता है, और लिनोलेनिक जो होता है लिनसीड के ऑयल में पाया जाता है, और जो हमारा रिसिनिलोइक एसिड होता है हमारे कैस्टर के ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, एक और पूछता है कौन सा ऐसा ऑयल होता है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तभी ध्यान देना लिनोलेनिक वाले जिसमें होता है, जिसमें लिनसीड, लिनसीड के ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है जो मस्तिष्क के विकास के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है, व्हाट इज द फॉर्म इन विच जिंक इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। मतलब क्या कह रहा है, पौधे जो होते हैं, जो हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट जिंक होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसे पौधे कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं ना। ऑप्शन क्या दिया, जिंक सिंगल प्लस, ठीक है, जिंक के ऊपर डबल चार्ज, जिंक के ऊपर ट्रिपल चार्ज, नॉन ऑफ दिस। तो जिंक का जो आयन होता है उसमें होता है डबल चार्ज, ये डबल चार्ज के रूप में पौधे क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, हमने बता ही दिया है। जैसे नाइट्रोजन होता है, हमने बता, फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, जो हमारा नाइट्रोजन होता है पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में मोस्टली लेते हैं, कुछ पौधे अमोनियल के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो होते हैं उसको आयन के रूप में होते हैं, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के रूप में लेते हैं। फास्फोरस पौधे 3 फॉर्म में लेते हैं, प्राइमरी आर्थोफॉस्फेट, सेकेंडरी आर्थोफॉस्फेट और फास्फेट के आयन के रूप में लेते हैं। मोलिब्डेनम को पौधे मोलिब्डेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, और बोरॉन को बोरेट के रूप में लेते हैं। तो ऐसे करके हमारे कुछ पौधे होते हैं जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग इन पैडी। ठीक है, पैडी में जो पडलिंग करते हैं, पोखरिंग नहीं, शायद पडलिंग कहते हैं इसको, हिंदी में भी पडलिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पडलिंग ही बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, धान में एक हमारी कर्सर क्रिया करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के पहले, रोपाई के पहले, उसको बोलते हैं पडलिंग। और पडलिंग करने से फायदा क्या होता है, अच्छा पहले जानो पडलिंग होता क्या है, देखो समझो पहले क्या होता है। जैसे क्या होता है, जब हमें ट्रांसप्लांटिंग करना हो लो लैंड पैडी में, तो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के पहले जो थोड़ा सा क्या करते हैं, हमारे लेयर को थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं ना, जिससे क्या होता है थोड़ा सा रोपाई करने में आसानी। तो एक पडलर होता है इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, एक बार हम पहले मान लो जुताई वगैरह कर लिए, जुताई करने के बाद एक हमारा ऑपरेशन करते हैं जिसे बोलते हैं पडलिंग, और उसको करते हैं पडलर से। और वो करता क्या है पडलर, ठीक है, पडलर क्या करता है, सॉइल क्या करता है, थोड़ा सा प्लेन करता जाता है, क्या करता है, पानी में प्लेन करता जाता है, और क्या करता है, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको थोड़ा सा हार्ड बना देता है। और हार्ड बनाने की वजह से क्या होता है, पानी में जो न्यूट्रिएंट का लॉसेस होता है मोस्टली क्या होता है, पर्कुलेशन से होता है। और उस पर्कुलेशन क्या करता है, हमारा पडलिंग प्रोसेस से क्या होता है, पर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं पडलिंग। तो पूछेगा पडलिंग कहाँ करते हैं, धान में रोपाई के पहले एक पडलर से एक कर्सर क्रिया होती है, हमारा बोलते हैं पडलिंग करते हैं, धान में करते हैं, स्पेशली लो लैंड पैडी में करते हैं। तो पूछ रहा जो पडलिंग होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कह रहा है क्या डिस्ट्रॉय करते हैं इंसेक्ट पेस्ट को, या एक ऐसा इम्परमेबल, ठीक है, लेयर बनाते हैं सॉइल में, ऐसा कुछ होता है क्या, जो फर्टिलाइजर होते हैं सॉइल में, जो फर्टिलाइजर डाल उनको मिक्स करते हैं सॉइल में। और ऑप्शन दिया लास्ट वाले नॉन ऑफ ट्रू, मतलब कोई भी इसमें से सही नहीं है। ठीक है, होता है, हमने अभी बता ही दिया कि क्या करता है, एक लेयर बना देता है ऊपर, क्या करता है, थोड़ा सा हार्ड लेयर बना देता है, इससे बल्क डेंसिटी वगैरह बढ़ जाती है। और वो क्या करता है, हार्ड लेयर होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा पर्कुलेशन लॉसेस कम हो जाता है। और पर्कुलेशन लॉसेस होने की वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट का लॉसेस हो रहा था लीचिंग और पर्कुलेशन से, उनका भी क्या होता है, कम हो जाता है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव है पडलिंग का। ठीक है, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव मैं बता दे रहा हूँ जो पडलिंग करते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव यही हो गया, ये क्या करते हैं, इम्परमेबल लेयर बना देते हैं, क्या करते हैं, इम्परमेबल लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पर्कुलेशन लॉसेस क्या हो जाता है, पर्कुलेशन क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बाकी क्या होता है, इजी टू ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग करने में थोड़ा सा आसानी होती है, पूछता है इजी टू, EASSY रहेगा ना, इजी टू ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग करने में थोड़ा सा आसानी होती है। बीड की प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होता है, यानी कि रिड्यूस बीड यानी खरपतवार थोड़ा सा कम होता है, रिड्यूस बीड पॉपुलेशन, रिड्यूस बीड पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा इसका ड्रॉबैक क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है बताओ, इसमें क्या होता है, बल्क डेंसिटी क्या होती है, हमने बताया था होगा ना, बल्क डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इसको करने से बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, धान में पडलिंग करने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इन सॉइल फॉल वन ऑफ द रेंज, मतलब क्या सिंपल सा पूछ रहा है, जो क्ले के पार्टिकल होते हैं उनका साइज कितना होता है। हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। पहला ऑप्शन दिया 0.25 से लेके 0.1 mm, 0.1 से लेके 0.05 mm, 0.025 से लेके 0.002 mm, और लास्ट में दिया है 0.002 mm से कम। तो जब से जो सबसे छोटा साइज होगा वही हमारा क्ले का साइज होगा, लेस देन 0.002 mm आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा मैं पार्टिकल क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ, उस दिन बता था फिर बता दे रहा हूँ। जो हमारे पार्टिकल उनका जो क्लासिफिकेशन है, पार्टिकल फिर से बता दे रहा हूँ, दो बता दे रहा हूँ पार्टिकल का क्लासिफिकेशन। इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, IUSS वाला, IUSS, इसका पुराना नाम क्या था IEEE। ठीक है, इसके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, सैंड, सैंड के दो क्लासेस हैं, एक होता है कोर्स सैंड, कोर्स सैंड, एक होता है फाइन सैंड। ठीक है, जो कोर्स सैंड होता है उसका साइज कितना होता है, 2 से लेकर 0.2 mm। ठीक है, जो कोर्स होता है, जो फाइन होता है 0.2 से लेकर 0.02 mm, ये हमारा होता है सैंड का साइज, पहले पार्टिकल का। दूसरा होता है सिल्ट, और जो सिल्ट होता है उसका साइज कितना होता है 0.02 से लेकर 0.002 mm। और हमारा क्ले होता है तीसरा, और क्ले का साइज होता है लेस देन 0.002 mm। ठीक है, ये ध्यान देना, ये जो क्लासिफिकेशन है हमारा, जो इंडिया में फॉलो होता है IUSS या IEEE वाला। ठीक है, ध्यान देना, लेकिन जो वर्ल्ड में फॉलो होता है वो दूसरा होता है USDA वाला, USDA वाला, जो वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट वाला फेमस है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा था IUSS वाले में सैंड दो भाग में है, कोर्स और फाइन सैंड। ऐसे USDA वाले में जो सैंड होता है 5 ग्रुप है। ध्यान देना, हम बता दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे सैंड का हम ग्रुप बता रहे हैं, थोड़ा सा हम क्लीन कर दें, यहाँ हटा देते हैं तो थोड़ा सही रहेगा आप लोग को। USDA वाला बताएं, तो जो USDA वाला था इसमें सैंड जो होता है, सैंड, सैंड के 5 कैटेगरी हैं। पहला क्या होता है, एक होता है बेरी कोर्स, क्या होता है, बेरी कोर्स। ठीक है, एक होता है कोर्स, ये सैंड की बात कर रहे हैं। अगला होता है मीडियम, मीडियम सैंड, एक होता है फाइन सैंड, एक होता है बेरी फाइन सैंड। ठीक है, सबका साइज लिखो। पहले क्या होता है 2 से लेकर 1 mm, और जो कोर्स होता है उसका कितना होता है 1 से लेकर 0.5 mm। ठीक है, और जो मीडियम होता है 0.5 से लेकर 0.25 mm। ठीक है, और जो हमारा फाइन होता है 0.25 से लेकर 0.1 mm, और जो लास्ट वाला होता है वेरी फाइन होता है 0.1 से लेकर कितना होता है 0.005 mm। ये हमारा हो गया सैंड की 5 कैटेगरी, किसमें, हमारे USDA वाले क्लासिफिकेशन में। ठीक है, सिल्ट का एक ही होता है, इसमें भी हमारा सैंड का होगा ना, सिल्ट का एक ही होता है, SILT, सिल्ट। सिल्ट का साइज कितना होता है 0.05 से लेकर 0.002 mm, सिल्ट हो गया। अगला होता है हमारा क्ले, इसमें भी क्ले, क्ले का हमारे IUSS में और USDA में दोनों में सेम, लेस देन 0.002 mm। ठीक है, दोनों में क्या है, सेम है। ये हमारे पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जो होता है उसके अलग द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, क्या दिया है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, जो न्यू दिल्ली में है, उसके पहले DG कौन थे, डायरेक्टर जनरल कौन थे। ऑप्शन क्या दिया आपका, पहला दिया है MS स्वामीनाथन, दूसरा दिया है NS रंधावा, अगला दिया है GS रंधावा, और चौथा दिया है BP पॉल। ठीक है, तो अगर पहला DG पूछा है किसका, ICAR का पहला डायरेक्टर जनरल, तो यहाँ कौन थे, डॉक्टर BP पॉल। पूछता है इनका पूरा नाम क्या था, बेंजामिन पियरे पॉल। ठीक है, अगर पूछेगा, पहले तो थे हमारे BP पॉल थे। अगर DG की बात करें, अगर DG की बात कर लिया तो फर्स्ट DG कौन थे हमारे, यहाँ बोली दिए BP पॉल, और अभी का पूछ लिया। ठीक है, नौ कौन है, अभी कौन है,
ठीक है, कौन है? हिमांशु। हिमांशु कौन है? हिमांशु पाठक है, ठीक है। और इनके पहले कौन थे? त्रिलोचन महापात्रा थे, ठीक है। अच्छा पूछता है जो ICAR का, इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। इसका जो स्थापना था, इस्टेब्लिशमेंट किसका? ICAR का। कब हुआ था? क्या हुआ था बताओ? 16 जुलाई। क्या होता है? 16 जुलाई 1929 को। इसलिए 16 जुलाई को क्या बोलते हैं? ICAR डे। ICAR डे, ठीक है। और जब 16 जुलाई 1929 को बना था, तब इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं था, और तब इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और 1945-46 में इसका नाम हो गया, चेंज हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा पूछा इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं हमेशा, ठीक है। तो जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा वही इसका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है अभी? क्या है? मिस्टर शिवराज चौहान। कौन? मिस्टर शिवराज चौहान, जो क्या हैं? जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें मामा जी के नाम से जानते हैं ना। तो मामा जी भी क्या है? हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और यही जो होते हैं ICAR के क्या है? प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये पूछता है। आगे बढ़े, अगला क्या है? विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी। मतलब क्या कह रहा है कि सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके साथ क्या क्या दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सिन, और दूसरा दिया है साइटोकाइनिन, और तीसरा दिया है जिब्रेलिक, यानी जिब्रेलिक एसिड दिया है, जिब्रेलिन तो सेम ही है, और अगला दिया है 2,4-D, ठीक है। तो यहाँ जो सटीक आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन भी करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है? जिब्रेलिन। अगर बोथ ऑफ दीजिए, अगर कहीं ऑप्शन दे दे, अगर ऐसा ऑप्शन दे दे कि साइटोकाइनिन जिब्रेलिन बोथ, तब लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ अगर दोनों ऑप्शन दिए, क्या लगाओगे आप लोग? जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। ध्यान देना, अगर दोनों रहेगा दोनों लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सबका मेन हम लोग कार्य जान लेते हैं। जैसे जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन, हमारा ऑक्सिन जो हमारे हार्मोन होते हैं, इनका मेन काम क्या करता है? करते हैं एपिकल बर्ड डोमिनेंस को दिखाते हैं, एपिकल बर्ड डोमिनेंस इफेक्ट को शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा एपिकल बर्ड होता है, शीर्ष वाला जो होता है हमारा बर्ड होता है, उसके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और जो लैटरल बर्ड होते हैं उनके ग्रोथ को क्या करते हैं? थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। क्या होते हैं? हमारे ऑक्सिन। और जो जिब्रेलिन होते हैं वो क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? रिड्यूस जेनेटिक डॉर्फिज्म। मतलब ये क्या करते हैं? प्लांट की हाइट को बढ़ा देते हैं। मतलब किसकी साइज को बढ़ा देंगे? इंटरनोड की साइज को क्या कर देंगे? बढ़ा देते हैं। बाकी एक काम इसका और होता है कि डोरमेंसी को थोड़ा सा क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। अगर साइटोकाइनिन पूछेगा, साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन बता रहा हूं सबको मैं, साइटोकाइनिन। अगर साइटोकाइनिन का मेन अंश पता पूछेगा, ये क्या करता है? जो हमारा सेनेसेंस होता है, जिसे बोलते हैं जीर्णता शायद बोलते हैं ना, सेनेसेंस के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। SCENC, जो जीर्णा का इफेक्ट होता है, वृद्धावस्था यानी पौधा जब सूखने वाला होता है, मतलब मैच्योरिटी की तरफ जाता है, उस इफेक्ट को क्या करते हैं? साइटोकाइनिन कम कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे ABE होते हैं, ABE इसे बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। और इसे स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या करते हैं? जब भी ड्रॉट वगैरह कंडीशन आते हैं तो स्टोमेटा को क्लोज करवा देते हैं, स्टोमेटा क्लोज करवा देते हैं, ठीक है। और जिससे पानी का लॉसेस थोड़ा जो होता है कम होने लगता है। तो ABA को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, क्वेश्चन और पूछा तो इथिलीन होता है, मेन काम इथिलीन का भी जान लो आप लोग। इथिलीन ये क्या करता है? रैपेनिंग को, फ्रूट वगैरह के रैपेनिंग परिपक्वता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? फलों वगैरह को पका देते हैं, इसे बोलते हैं हमारे इथिलीन, ठीक है। कभी आएगा और हम बता देंगे, बहुत ज्यादा यहाँ डिस्क्राइब कर नहीं सकते, ठीक है। अभी और पूछता है
कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो मेलनेस को बढ़ाता है, तब क्या बताओगे, जिब्रेलिन। मेलनेस मतलब मेल फ्लावर की संख्या, मेल पुष्प की संख्या बढ़ाना तो क्या बढ़ाओगे, जिब्रेलिन आप लोग डालोगे ना, गुड वगैरह प्रयोग करते हैं। अगर फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाने तब क्या डालोगे, तब क्या डालोगे, इथिलीन। ठीक है, तो मेलनेस को प्रमोट करता है जिब्रेलिन और फीमेलनेस को प्रमोट करता है हमारा अक्सिन। और पूछता है हमारे इसमें अक्सिन भी जो तो होते हैं ना, ठीक है, जिब्रेलिन हो गया मेल और इथिलीन फीमेल। पूछता है इसमें अक्सिन में बहुत कुछ होता है, जैसे हमारा अगर पूछे 2,4-D वगैरह क्या करते हैं, 2,4-D NA वगैरह क्या करते हैं, फ्लावर और फूड ड्रॉप को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और जैसे IB हो गया अक्सिन में, आगे जो IB होता है इसे बोलते हैं रूट हार्मोन। क्या, रूट निकालने वाला हार्मोन। जब हम लोग सब करते हैं हॉर्टिकल्चर में प्रोपोगेशन करते हैं, लेयरिंग वगैरह, वहां पर रूट निकलवाना हो तो क्या डालते हैं, IB। ठीक है, इंडोल बिडवारिक एसिड। आगे और जो आगे आएगा हम बता दिया करेंगे। अगला है 9वें नंबर का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग इन इंडिया। ठीक है, भारत में निम्न में से कौन सी ऐसी फसल है जो हरी खाद के रूप में यूज होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ढांचा, दूसरा दिया है लेंटिल, तीसरा दिया है पी, चौथा दिया है पोटैटो। ठीक है, अब यहाँ मैं पढ़ाता हूँ बताता भी हूँ। अगर भारत में पूछ रहा है किसके लिए, ग्रीन मेन्यू यानी कि हरी खाद वाली फसल के लिए, ठीक है, और अगर पूछ रहा है कि यूज कौन सा हो रहा है, तब क्या बताओगे, हमेशा सनहेम, सनहेम। ठीक है, चाहे इंडिया चाहे वर्ल्ड, चाहे भारत की बात करेगा चाहे वर्ल्ड की बात करेगा, तो हमेशा हर जगह कौन सा यूज होता है, हमारा सनहेम। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जुन्सिया। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, अगर सनहेम इंडिया की बात करेंगे, सनहेम नहीं है तो सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर में है इंडिया में, ध्यान देना, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर। ठीक है, लेकिन अगर सनहेम नहीं हो तो सेकंड नंबर कौन होता है, ढांचा। ठीक है, इसका नाम होता है सेसबेनिया एक्वालाटा। क्या होता है, सेसबेनिया एक्वालाटा। तो सेकंड नंबर पे कौन होता है, ढांचा। अगर सनहेम ऑप्शन में नहीं, क्या लगाओगे आप लोग, हमेशा ढांचा। ठीक है, तो ढांचा जो होता है सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर ऑप्शन में अगर सनहेम होता तो सनहेम लगाना पड़ता, लेकिन ढन है, ढांचा की बात करेंगे सेकंड नंबर भी होता है। चाहे वाटर लॉग सॉइल में बोल दिया, चाहे पैडी के फील्ड के पहले अगर ग्रीन मेन्यू लगाना हो तब भी क्या लगाओगे, ढांचा। या अगर पूछ लिया कि हमारा अगर साल्ट अफेक्टेड सॉइल है तब भी क्या बोलोगे, ढांचा का हम लोग लगाते हैं। ढांचा का एक स्पीसीज होता है सिसबेनिया रोस्टाचा, सिसबेनिया रोस्टाटा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके जो होते हैं स्टेम में और रूट में, स्टेम प्लस रूट दोनों में क्या पाए जाते हैं, नोड्यूल पाए जाते हैं। मतलब दोनों में नोड्यूल पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये करता है। उसका नाम होता है सिसबेनिया रोस्टाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर क्वेश्चन है, विंड ब्रेक आर प्लांट इन ऑर्चर्ड टूअर। मतलब क्या कह रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है जो विंड ब्रेक वाले प्लांट लगाते हैं उनको ऑर्चर्ड में कौन से डायरेक्शन में लगाते हैं, दिशा पूछ रहा है ना, कौन से डायरेक्शन में लगाते हैं, डायरेक्शन पूछा, दिशा पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, क्या इन्हें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं, या ईस्ट टू साउथ लगाते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। एक होता हमारा विंड ब्रेक, दोनों जान लो, होता है विंड ब्रेक, और एक होता है शेल्टर बेल्ट। क्या होता है, शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट। ठीक है, अच्छा यूज कहाँ होते हैं, स्पेशली यूज होते हैं ड्राई लैंड कंडीशन में, जहाँ पर पानी की थोड़ा बचत करना है, ट्रांसपिरेशन लॉसेस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ईटी लॉसेस ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर क्या करते हैं, जो हवा का इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को कम करने के लिए फील्ड के आगे कोई ऐसा चीज लगा देते हैं। विंड ब्रेक क्या होता है, एनी मटेरियल, चाहे जो एनी मटेरियल यूज फॉर ब्रेक और रिड्यूस द स्पीड ऑफ विंड। मतलब हमारा जो फील्ड क्रॉप है उस फील्ड क्रॉप के चारों तरफ कोई ऐसा मटेरियल लगा दो जो क्या करे, विंड के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दे, मेन फील्ड पे ना आने दे, उसे हमारा बोलते हैं विंड ब्रेक। यहाँ बात क्या कर रहा है, एनी मटेरियल,
अब वो कोई दीवार भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ट्री भी हो सकता है, कोई श्रब भी हो सकता है। तो ऐसा कोई मटेरियल फील्ड के आगे लगा दो जो विंड के स्पीड को क्या कर दे, कम कर दे। और जो इनका डायरेक्शन लगाते हैं, फील्ड के कौन से डायरेक्शन लगाते हैं, नॉर्थ वेस्ट, पूछता खूब, नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट। पहले आंसर ही लगा लो। अगला पूछा शेल्टर बेल्ट क्या होता है, यहाँ एनी मटेरियल था, लेकिन यहाँ क्या है, क्या लगाओ आप, श्रब लगाओ। ठीक है, हमारे मेन फील्ड के पहले जो झाड़ी वाले पौधे होते हैं उनकी 2 से 3 लाइन लगा दो, 2 से 2 3 रो बिफोर क्रॉप फील्ड। ठीक है, मतलब क्रॉप फील्ड के पहले 2-3 रो आप क्या लगा दो, श्रब के लगा दो, जिससे विंड का इफेक्ट हमारे मेन फील्ड पे कम आए, उसे हमारा बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ठीक है, और जो हमारा विंड ब्रेक वाला प्लांट होते हैं, विंड ब्रेक वाले मटेरियल होते हैं, कहाँ से लगाते हैं, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। ठीक है, ये मेन अंतर, मेन डिफरेंस होता है, बाकी आगे हम आएगा और बता देंगे। तो इसमें कोई मटेरियल हो सकता है, और इसमें क्या होता है, स्पेशली श्रब होते हैं। ठीक है, झाड़ियों वाले पौधे लगाते हैं ना। आगे बढ़े, अगला होता हमारा क्या होता है, फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम। ठीक है, तो हमारी क्लासेस ऑफ सीड होती है, 4 होती है मुख्य रूप से ना, उसमें ये पूछ रहा है जो हमारी फाउंडेशन सीड होती है वो कौन सी क्लासेस ऑफ सीड से प्रोड्यूस होता है ना। ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है न्यूक्लियस सीड, दूसरा दिया है ब्रीडर सीड, तीसरा दिया है क्वालिटी सीड, और चौथा दिया है सर्टिफाइड सीड। क्वालिटी सीड ऐसे हम अलग कर देंगे ना, क्वालिटी सीड जो होता है कोई ग्रुप तो होता नहीं, क्लासेस तो होता नहीं सीड का। ठीक है, ठीक है, सर्टिफाइड सीड तो क्या होता है, हमारा फाउंडेशन से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो फाउंडेशन होता है किससे प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियस सबसे पहले वाला होता है, इसका मतलब जो फाउंडेशन सीड होता है किससे प्रोड्यूस होता है, ब्रीडर से। तो सीड के हम लोग क्लासेस जान लेते हैं, सीड का क्लासेस। ठीक है, ये कितने क्लासेस मुख्य रूप से होते हैं, 4। कितने क्लास होते हैं, 4। पहला होता है न्यूक्लियस, दूसरा क्या होता है, ब्रीडर, और तीसरा क्या होता है, फाउंडेशन, और चौथा क्या होता है, सर्टिफाइड। क्या होता है, सर्टिफाइड। ठीक है, न्यूक्लियस सीड क्या होता है, ये जो होता है नॉर्मल किसानों को नहीं मिलता है। ठीक है, सबसे पहले जब कुछ हम ब्रीडिंग करते हैं उससे पहले जो सबसे पहले हमारा सीड बनता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस सीड, जो ब्रीडर ही यूज कर सकते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, मतलब हम लोगों को नहीं मिलता है। और अगला सीड होता है ब्रीडर सीड, ये भी क्या होता है, हमारे किसानों को नहीं मिलता है, ये ब्रीडर अपने रिसर्च के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड किसानों को मिल सकता है, क्या होता है, किसानों को मिल सकता है, बस थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। और लास्ट में जो सर्टिफाइड, जो सबसे ज्यादा किसानों को उपलब्ध होता है या यूज करते हैं, हमारा होता है सर्टिफाइड सीड, जो बोलते हैं प्रमाणित सीड। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछेगा ब्रीडर सीड किससे प्रोड्यूस होता है, तो न्यूक्लियस से कह सकते हो ना। ठीक है, ऐसे पूछ लिया ब्रीडर सीड क्या होता है, किससे प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियस से, या न्यूक्लियस सीड से क्या प्रोड्यूस होता है, ब्रीडर सीड। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि ब्रीडर सीड से कौन सा सीड प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो क्या बोलोगे, फाउंडेशन। या ऐसे पूछेगा फाउंडेशन सीड जो होता है कौन से क्लासेस से प्रोड्यूस होता है, तब क्या बताओगे, ब्रीडर। और अगला क्या है, सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड किससे प्रोड्यूस होता है, तो क्या बोलोगे, फाउंडेशन सीड। ठीक है, तो ऐसे जानते रहना। ठीक है, प्रोजनी वगैरह पूछ रहा है कि न्यूक्लियस की प्रोजनी ब्रीडर, ब्रीडर की प्रोजनी हमारा क्या होता है, फाउंडेशन, और फाउंडेशन की प्रोजनी क्या होता है, सर्टिफाइड। ठीक है, ये जानते रहना। अच्छा, इनका टैग कलर पूछता है, तो न्यूक्लियस में कोई टैग नहीं लगता, टैग। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, कोई टैग नहीं होता है। ठीक है, ब्रीडर में क्या होता है, गोल्डन येलो टैग होता है, गोल्डन येलो टैग होता है, गोल्डन येलो टैग होता है। फाउंडेशन में कैसा होता है, व्हाइट टैग होता है, कैसा होता है, व्हाइट टैग होता है। ठीक है, और जो सर्टिफाइड होता है उसमें क्या होता है, ब्लू, कहेंगे ओजियोर ब्लू देता है ना, तो कैसा होता है, ओजियोर ब्लू। ये हमारे होते हैं क्लासेस ऑफ सीड। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ सीड होता है, टाइप, अगर ऐसे पूछ लिए टाइप ऑफ सीड ये क्या होते हैं, तो टाइप ऑफ सीड होते हैं 2। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग अगर पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि टाइप ऑफ सीड, तो बच्चे क्लासेस ऑफ सीड बताने लगते हैं। तो ये कैसे हैं, एक क्लासेस हैं, टाइप दूसरा है। पहला होता है हमारा रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, पहला क्या होता है, रिकैल्सिट्रेंट, और दूसरा क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स सीड, ऑर्थोडॉक्स सीड। 2 टाइप होते हैं,
रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे सीड जिसमें क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है। क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है। अगर मॉइस्चर इसमें ज्यादा है तो इनको बहुत कम समय के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, और इनकी वायबिलिटी क्या होती है, जल्दी लॉस हो जाती है। उसे हमारा बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। और इसमें क्या आता है, मैंगो, कोकोनट वगैरह का सीड आता है। और ऑर्थोडॉक्स जो होता है, इसमें मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। और मॉइस्चर कंटेंट कम होने की वजह से क्या करते हैं, इसको ज्यादा दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ पल्स सीरियल ऑयल के जो सीड होते हैं किसमें आते हैं, ऑर्थोडॉक्स। तो ये टाइप अगर पूछेगा, 2 टाइप के होते हैं, और क्लासेस जो होते हैं कितने होते हैं, 4। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, मेज डैश तोरिया डैश स्वीप डैश मूंग रोटेशन इज टर्म एज ए सिस्टम ऑफ। आपको दिया है ये 4 क्रॉप दिए हैं, ठीक है, और पूछ रहा है किस सिस्टम का टाइप है। क्रॉपिंग सिस्टम आगे पढ़ाएंगे ना हम थोड़ा सा बढ़िया से। क्या ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का टाइप है, ये दिया एग्जाम्पल। क्या ये रिले क्रॉपिंग है, क्या ये मल्टीपल क्रॉपिंग है, क्या इंटर क्रॉपिंग है। तो ध्यान देना, हम लोग एक चीज पढ़ाते हैं, एक होता है रिले क्रॉपिंग। और रिले क्रॉपिंग में क्या करते हैं, मिनिमम हम प्रयास करते हैं कि 4 क्रॉप लें, एक साल में 4 क्रॉप लें। और करते क्या है, जो रिले क्रॉपिंग होता है, पहले समझ लो थोड़ा सा क्या होता है। जो रिले क्रॉपिंग होता है इसमें करते क्या है, एक हमारे क्या करते हैं, हमारा कोई क्रॉप है, पहली क्रॉप है जो हमारी, उसकी सोइंग की है और इसकी यहाँ हार्वेस्टिंग करना है, ठीक है, ये पहली क्रॉप है। लेकिन जो हमारी दूसरी क्रॉप लगानी है, उस जो पहली क्रॉप उसके हार्वेस्टिंग के पहले लगा दो, ठीक है, कहाँ लगा दो, दूसरी क्रॉप को उसके हार्वेस्टिंग के पहले लगा दो। इसका मतलब क्या कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है ना, पहली क्रॉप के हार्वेस्टिंग के पहले दूसरी क्रॉप की सोइंग कर दो खड़ी फसल में ही, ठीक है। और ऐसे कर करके आप कितने करो, कम से कम कितने क्रॉप लो आप, 4 क्रॉप एक साल में लो, 4 क्रॉप 1 ईयर में एक फील्ड पर ही। इसे ही बोलते हैं हमारा रिले क्रॉपिंग, या इसी का दूसरा नाम होता है रिले रेस। जैसे हम लोग रिले रेस में क्या नहीं करते कि एक जो होता है धावक दौड़ता है, दूसरे को मसाल थमाता है, मतलब जो भी रहता है, और दूसरा दौड़ता है तीसरे वाले को थमा देता है, ऐसे कर करके रनिंग करते हैं। तो ऐसे फील्ड में भी क्या होती है कि हमारी पहली क्रॉप के हार्वेस्टिंग के पहले सेकंड वाली क्रॉप को सोइंग उसी फील्ड में कर दो। ऐसे कर करके हम 4 क्रॉप मिनिमम एक जो है सीजन, एक ईयर में लेते हैं। इस चीज को बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, या इसी को बोलते हैं रिले रेस। और यहाँ देख लो 4 क्रॉप है, क्या मेज को हम ले लिए, मान लो कोई एक सीजन मान लो उसमें ले रहे हैं, मेज को ले रहे हैं हम खरीफ में ले रहे हैं, ठीक है। व्हीट ग्रोइंग के पहले जो बीच में समय मिलता है लगभग जो है 40 से 45 दिन का मान लो हम ले रहे हैं, तो 100 डेज हम तोरिया ले लिए। और लास्ट में जो हमारा जायद का सीजन है उसमें हम लिए मूंग। तो ऐसे कर करके क्या हो जाता है, 4 क्रॉप ले लेते हैं, और इसी सोइंग को बोलते हैं हमारे रिले रेस या रिले सोइंग, ठीक है। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, ठीक है। और बाकी का अंतर हम बता दे रहे हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, जब 2 फसलों को एक साथ ग्रो करो और कोई बिना रो पैटर्न के, क्या करें, बिना रो पैटर्न के जब एक साथ हम कुछ फसलों को ग्रो करते हैं उसे हमारा बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। बाकी रिले क्रॉपिंग तो बता ही दिए। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, जब एक साल में एक जगह पर एक पर्टिकुलर फील्ड पे एक से अधिक जो होते क्रॉप लो सीजन में ग्रो करो, उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक पर्टिकुलर कोई एरिया एक साल में उस एरिया में एक या उससे अधिक क्रॉप की सोइंग करो, हमारा बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। उसी में हमारे इंटर क्रॉपिंग वगैरह आते हैं ना। और इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, इन दोनों में अंतर पूछता है, जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ ग्रो करो और फिक्स्ड रो पैटर्न में ग्रो करते हो, उसे हमारा बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग में कोई रो पैटर्न नहीं होता है, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में रो पैटर्न हम मेंटेन करते हैं, हमारा बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सी सिंचाई की ऐसी विधि है जिसमें जल उपयोग दक्षता सबसे ज्यादा होती है, पूछ रहा है ना। मतलब जो पानी आप देते हो उस पानी का ज्यादा से ज्यादा कौन सी सिंचाई विधि में यूज हो जाता है पौधे के द्वारा ना, उसे बोलते हैं जल उपयोग क्षमता, इसे बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। पहला ऑप्शन दिया आपका फ्लड इरिगेशन, ठीक है, बाढ़ सिंचाई। दूसरा दिया बॉर्डर इरिगेशन, तीसरा दिया स्प्रिंकलर इरिगेशन, बौछारी सिंचाई, और चौथा दिया है सर्ज इरिगेशन, ठीक है। यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी बता दे रहे हैं सबका। यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्यों, अभी बता दे रहे हैं। वाटर यूज इफिशियंसी सभी मेथड का आप लोग लिख लो, वाटर यूज इफिशियंसी। इसका मतलब क्या होता है, जो आप पानी दे रहे हो, जो आप यूनिट अमाउंट में पानी दे रहे हो, उस पानी का कितना % पौधे अपने काम के लिए यूज कर ले रहे हैं,
ठीक है। सपोज दैट आप ऐसे मान ले रहे हैं 100 लीटर पानी दे रहे हो छोटे से एरिया में, उस 100 लीटर पानी का कितना लीटर पानी पौधे यूज कर ले रहे हैं, उसे उस जो होता है मेथड की क्या करेंगे, यूज इफिशियंसी बोलेंगे। सपोज दैट अगर आप 100 लीटर पानी दे रहे हो और पौधा एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में पौधा लगभग 60% या 7 लीटर पानी यूज कर लिया 100 लीटर का, तो कितना यूज इफिशियंसी हो जाएगा, 60%। तो जो पानी हम दे रहे हैं उसका, उस पानी की मात्रा का कितना परसेंट हमारा पौधा यूज कर ले रहा है, उसे उस मेथड की बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। तो फ्लडिंग मेथड कितनी होती है, जो फ्लडिंग मेथड करते हो उसकी यूज इफिशियंसी होती है 20 से 30%। कितनी होती है, 20 से 30%। ठीक है। अगला हमारा होता है बॉर्डर मेथड। क्या होता है, बॉर्डर। इसके बाद क्या होता है हमारा, चेक बेसिन। चेक बेसिन। अगला होता है फरो मेथड, फरो। लास्ट होता है स्प्रिंकलर, बौछारी से। और एकदम लास्ट में होता है हमारा ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद वाली सिंचाई ना। तो फ्लड इरिगेशन की 20 से 30 होती है, बॉर्डर की होती है 50 से 60%, बहुत पूछता है ये, ध्यान देना। और चेक बेसिन की होती है 60 से 65%। ठीक है। फरो की होती है 65 से 70%। और जो हमारा स्प्रिंकलर होता है 70 से 85%। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, ड्रिप की, 85 से 95% यूज इफिशियंसी। ठीक है। तो यहाँ आपका ड्रिप इरिगेशन ऑप्शन में था नहीं, इसलिए स्प्रिंकलर था, स्प्रिंकलर आप लोग लगा दो क्योंकि 70 से 85% होता है। ठीक है, यूज इफिशियंसी। अच्छा ध्यान देना, दो चीज होती है, एक होती है यूज इफिशियंसी, होता है वाटर की सेविंग। यूज इफिशियंसी अलग चीज है और वाटर की सेविंग अलग चीज है। जैसे पूछता है स्प्रिंकलर का पूछता है, अगर सरफेस मेथड की अपेक्षा स्प्रिंकलर इरिगेशन में कितना % वाटर की सेविंग होता है, तब क्या लिखोगे, 25 से 50%। कितनी होती है, 25 से 50%। और पूछ ले ड्रिप इरिगेशन में जो वाटर की सेविंग होती है सरफेस मेथड की अपेक्षा कितनी होती है, क्या बताओगे आप, 40 से 70, 40 से 70 या 50 से 70। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला है, क्या बोल रहा है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज, मतलब पूछ रहा है जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस मैन्यूर में पाया जाता है ना। ये मैन्यूर के एग्जांपल है, खाद के ना। पहला ऑप्शन दिया आपका ड्राइड ब्लड, जो ब्लड से बनता है मैन्यूर। अगला बोल दिया जो हमारा रॉ बोन मील होता है, जो हड्डी का चूर होता है कच्चा। अगला दिया जो फिश मैन्यूर है, जो मछली के द्वारा मैन्यूर बनाया जाता है। और लास्ट में दिया ड्राई एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, तो पूछा किसमें जो होता है नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, ड्राइड जो ब्लड होता है इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है इनमें से। ठीक है, जैसे हम बता दे रहे हैं जो हमारा ड्राइड ब्लड मील होता है, जो उससे बनता है, इसमें होता है 10 से 12%। 10 से 12% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। जो रॉ बोन मील होता है उसमें कितना होता है, 3 से 4% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की बात कर रहा है, नहीं तो गलत कर दो। जो फिश मैन्यूर होता है इसमें कितना होता है, 4 से 10% होता है नाइट्रोजन। और जो ड्राई एक्टिवेटेड स्लज होता है इसमें कितना होता है, लगभग जो होता है कितना होता है, 3 से 6%। 5% कह सकते हो, 3 से 6%। तो यहाँ आप लोग देख रहे होगे इसमें जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ड्राइड ब्लड मिल जो होता है हमारा क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर पूछता है कोई ऐसा मैन्यूर बताओ, मैन्यूर जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, अगर ऐसे पूछे तब क्या बताओगे, हमारा हॉर्न और हूफ मैन्यूर होता है। हॉर्न एंड हूफ का मैन्यूर जो होता है इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि जो सींग और खुर के द्वारा खाद बनाई जाती है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना, 13 से 14%। अगर इसी मैन्यूर में अगर फास्फोरस पूछ ले तो तब क्या बताओगे, अगर फास्फोरस पूछ ले तो आप बोलोगे ग्वानो। ठीक है, जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं समुद्र किनारे, उनका जो एक्सक्रीटा होता है उससे मैन्यूर बनाते हैं, उसे बोलते हैं ग्वानो का मैन्यूर। ठीक है, और इसमें फास्फोरस पाया जाता है 11 से 14%। मेनली फास्फोरस की बात करेगा ना, नाइट्रोजन तुम्हारा हो जाएगा हॉर्न एंड हूफ मैन्यूर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन बिहार भांगर सॉइल, भांगर मतलब क्या होता है, एक एलुवियल सॉइल ना, खादर और भांगर ना। भांगर सॉइल अकर्स, मतलब क्या पूछ रहा है कि बिहार के कौन से रीजन में भांगर सॉइल पाया जाता है। ठीक है, खादर और भांगर ना, वो लिख ही लो पहले क्या होता है खादर।
खादर और बांगर। ये भांगर नहीं होता, बांगर होना चाहिए ना, जो बांगर बोलते हैं इसे, खादर और बांगर। खादर क्या होता है, जो हमारा एलुवियल सॉइल होता है, जब बोलते हैं जलोढ़ मृदा, तो जो नई जलोढ़ मृदा होती है, न्यू एलुवियम सॉइल, न्यू एलुवियम या एलुवियल सॉइल, इसे बोलते हैं हमारा खादर सॉइल। क्या बोलते हैं, खादर। और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ओल्ड एलुवियल जो सॉइल होती है, उसे हमारा बोलते हैं बांगर सॉइल। ध्यान देना, जो हमारा नई एलुवियल होती है, इसमें सैंड के फ्रैक्शन ज्यादा होते हैं, हमेशा ध्यान देना, सैंड के फ्रैक्शन ज्यादा होते हैं। और जो बांगर होती है, इसमें क्ले और सिल्ट के फ्रैक्शन ज्यादा होते हैं। ध्यान देना। और पूछता है सबसे ज्यादा फर्टाइल दोनों में से कौन सा होती है, हमारा ये होता है, हाईली फर्टाइल होता है, हाईली फर्टाइल सॉइल होती है कौन सी, बांगर। ठीक है, कौन होती है, हाईली फर्टाइल कौन सी होती है हमारी, सॉरी खादर होती है हाईली फर्टाइल, और लेस फर्टाइल बांगर। ठीक है, ध्यान देना। अब पूछ रहा है बिहार के कौन से रीजन में बांगर सॉइल पाई जाती है। ऑप्शन क्या दिया है, गया और बोध गया वाले रीजन में, या ईस्ट चंपारण, या भागलपुर वाले रीजन में। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बताएं कैसे गलत होगा। ठीक है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाले रीजन में दूसरा ऑप्शन दिया है। ये दिया है हमारा गया, नालंदा, बोध गया और सहरसा वाले रीजन में, और चौथा दिया नॉन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ऑप्शन से सटीक देखा जाए तो यहाँ नॉन ऑफ दीज है, नॉन ऑफ दीज हम लोग लगा सकते हैं ना, क्या लगा सकते हैं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि जो हमारा गया वाला रीजन है, गया वाले रीजन में कैसी पाई जाती है, हमारी बलथर सॉइल पाई जाती है, यहाँ भी गया वाले रीजन में बलथर सॉइल है। ठीक है, और यहाँ मुजफ्फरपुर लगा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, मुजफ्फरपुर वाला जो रीजन है वहां पर पाई जाती है बाल सुंदरी मृदा, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉइल टाइप का थोड़ा सिनेरियो आप लोगों को बता दें, बिहार का एक दिन बताए थे ना, हमारे बिहार का मैप थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग। ये बिहार का आपको मैप बना दे रहे हैं, बहुत अच्छा, मुझे मैप नहीं आता है, फिर से एक बार बना दे रहे हैं। ठीक है, ये बीच से गई हैं गंगा जी, क्या गई हैं, बीच से गई हैं गंगा जी। ठीक है, ऊपर जो चंपारण वाला रीजन है, यहाँ पर पाई जाती, हिंदी में लिख रहे हैं, दलदली भूमि पाई जाती, कैसी, दलदली मृदा पाई जाती है, ये चंपारण वाले रीजन में, इसे बोलते हैं स्वयं सॉइल। क्या बोलते हैं, स्वयं सॉइल। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, नॉर्थन पार्ट किनारे किनारे जो जा रहा है, इसको बोलते हैं तराई सॉइल। कैसी भूमि, तराई भूमि, तराई भूमि होती है, ये ध्यान देना। और जो गंगा के ऊपर वाला ये पार्ट है इधर, और इधर गंगा के नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पूरा एलुवियल वाला पार्ट है, और जो ऊपर वाला इसे बोलते हैं हमारा खादर वाला एलुवियम। कैसा, खादर वाला एलुवियल सॉइल, और नीचे वाले बोलते हैं बांगर वाला एलुवियम सॉइल। मुझे देखो इंग्लिश ही निकलती है, बांगर, बांगर वाला एलुवियल सॉइल। ठीक है, ध्यान देना। और जो नीचे वाला आपका है, नीचे वाला, ठीक है, नीचे ये होता है बलथर सॉइल। कैसा, बलथर, कैसी मृदा, बलथर सॉइल। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, ये कैसा बल सॉइल है, बलथर, जो अपलैंड जहां पर जो होता है हल्का सा रेड सॉइल होता है, लाल, हल्का सा लाल रंग का होता है, बोलते हैं बलथर सॉइल। इधर वाला जो एरिया कैसी मृदा, ताल मृदा आपकी, कैसी भूमि है, ताल भूमि है। ये जो बीच वाला स्पेस आपको दिख रहा है, इधर वाला, ये वाला जो हमारा भूमि है, इसे बोलते हैं बाल सुंदरी मृदा। कैसी मृदा, बाल सुंदरी मृदा। ये आपके यहाँ का मृदा का सेनेरियो है ना। और पूछता है कितने टाइप की पाई जाती है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक बलथर यानी कि दलदली एक हो गई, तराई दो हो गई, खादर यानी कि दोनों सेम ही है तीन, ताल वाला चार हो गया, बलथर क्या हो गया हमारा पांच हो गया, और बाल सुंदरी छह। तो छह टाइप की मुख्य रूप से मृदा तुम्हारे आपके जो है बिहार रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए आज के। बाकी इन लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको देखो जो थ्योरी की क्लास आने वाली है सॉइल साइंस की, मुख्य रूप से अभी जो अभी आएगी थ्योरी क्लास आएगी, मान चलो हफ्ते में 4 से 5 दिन, प्रयास करेंगे हम 6 और 7 दिन दें, लेकिन 4 से 5 दिन आपको सॉइल साइंस की थ्योरी वाली क्लास रेगुलर 7 बजे लगभग आपको मिलेगी, वो भी लाइव मिलेगी। लाइव सब लोग आओ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने जो है साथियों को जोड़िए, जितना आप लोग लाइव रहेंगे, जितना लाइव करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो कुछ हमको मिलता तो है नहीं यूट्यूब पे ना, आप लोग जो लाइव शेयर करोगे उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बोलिए लाइव आके पढ़ें। तो सॉइल साइंस की आपको थ्योरी वाली क्लास, जिसका नाम रहेगा सॉइल साइंस टर्मिनोलॉजी, शुरुआत जो करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑल इन वन सीरीज, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। सभी एग्जाम में आपका एक काम देगा, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है, आगे चाहे प्रोटेक्शन वाली आपके यहाँ ब्रांच हो, सॉइल वाली, सॉइल कंजर्वेशन वाली ब्रांच जो आ रही सीटें,
चाहे यूपी वाले टीए का बैच देख रहे हैं, ठीक है, जो एसटीए में जो हमारा मेंस लिखेंगे सॉइल साइंस से, वहां भी कुछ ना कुछ काम ये देगा। मतलब सभी के लिए ये चीज जो होती है अच्छी मानी जाएगी, जरूरी मानी जाएगी। तो ये क्या रहेगी, कॉन्सेप्ट वाली क्लास रहेगी, आपकी थ्योरी वाली क्लास रहेगी, और हफ्ते में 4 से 5 क्लास हमारे द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जुड़िए 7 बजे रोज। बाकी अपनी जो ये ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज चल रही है, ये भी साथ साथ में पैरेलल चलती रहेगी। बस ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा भी थ्योरी वाली क्लास दिया जाए ना, और बीच बीच में अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज जो हम लोग ला रहे हैं कोऑर्डिनेटर के लिए, इसको हम लाते रहेंगे हम, और बाकी सीएम सर भी आते रहेंगे, आपको बीच बीच में क्लास लेते रहेंगे। बाकी और भी टीचर आपको मिलते रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 2 लोग अभी मिल रहे हैं ना, आगे और टीचर आते रहेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव रहिए, रोज 7 बजे हम प्रयास करेंगे लाइव ही रहें। कल से हम अगर टाइम मिल जाता है, कल या नहीं तो परसों से हम लोग लाइव रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए और आनंद लीजिए, पढ़िए, ठीक है, अच्छे से थ्योरी वाली क्लास आप लोग लीजिए। बाकी इसको और कोई क्वेरीज हो तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आप लोग इन्फॉर्मेशन जो भी मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आज की क्लास यहीं स्थगित करते हैं, बढ़ते हैं आगे। जय हिंद।